सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत NIOS कक्षा 10 में जो होम साइंस विषय है, साथ ही राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10 में जो होम साइंस विषय है, उस विषय में आपको किस तरह से पेपर को हल करना होता है वो यहाँ पर बताया गया है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो एग्जाम देने से पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाइए। कई बार प्रश्न रिपीट भी होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो ये जो वीडियो की सीरीज है वो इस तरह से रहेगी कि जैसे कि आपका बोर्ड का पेपर आता है उसको कैसे आपको हल करना है, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है तो इसमें आपके 8 क्वेश्चन तो MCQ वाले आते हैं, उसके बाद में 15 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आते हैं। इस तरह से टोटल 36 क्वेश्चन आते हैं। तो 36 क्वेश्चनों को आपको किस तरह से हल करना होता है वहाँ पर यहाँ पर बताया जाएगा, तो आपको आइडिया भी मिलेगा। और साथ में ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट भी है, जैसे कि मानवीय उपभोग के लिए जल की तभी सुरक्षित है जब वो मुक्त हो। तो जल तभी सुरक्षित है जब वो मुक्त हो। तो इसका ऑप्शन दे रखा है तैरते पदार्थों से, वांछित अवांछित गंध से, सी है सूक्ष्म जीवाणुओं से, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। तो आप जब पेपर को हल करोगे तो आपको जो पेपर में दिए गए क्वेश्चनों को नहीं उतारना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 डाला और फिर आपका जो ये आंसर बनता है, इस आंसर को आपको लिखना है। यदि किसी रोगी के शरीर में जल की कमी हो रही है तो इस स्थिति में उसे क्या देना चाहिए? ऑप्शन ए है फल, बी सब्जियां, सी जीवन रक्षक घोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी जीवन रक्षक घोल, जो कि ORS है। तो ORS बनाने का जो तरीका है वो भी आपको याद करना है कि ORS किस तरह से बनाया जाता है। कई बार ये सब प्रश्न है वो बोर्ड में रिपीट होता है। प्रश्न 3 है भारत में खाद्य आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह आएगा महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका आंसर है बी। चौथा है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है? तो ए है तेल, बी है शर्करा, सी है चावल, डी है आलू। तो देखो, तेल है, तेल से हमें वसा प्राप्त होती है, तो इसलिए तेल से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, जबकि चावल, आलू, शर्करा इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रश्न 5 है एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, साथ खेलने से, सी है संक्रमित सुई से, डी है जल से। तो इसका आंसर आएगा सी संक्रमित सुई से। प्रश्न 6 है इनमें से कौन सा ईंधन पर्यावरण मित्र है? ए पेट्रोल, बी बायोगैस, सी डीजल, डी मिट्टी का तेल। तो इसका आंसर आएगा बी बायोगैस। ये जो पर्यावरण मित्र वाला ईंधन है तो बायोगैस, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। बाकी पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, इनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रश्न 7 है निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र है? ए पॉपलिन, बी क्रेप, सी सॉटिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पॉपलिन है वो सूती वस्त्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न 8 है वह कौन सी विधि है जिसमें भोजन पानी के संपर्क के बिना पकाया जाता है? तो भाप द्वारा पकाना, उबालना, प्रेशर कुकर, कुकिंग में, और स्टू करना। तो स्टू करना जो होता है वो सीधा सेकना होता है। तो इसके अंतर्गत जो पानी है, जो भोजन जो है वो पानी के संपर्क में नहीं आता। प्रश्न 9 है, अब यहाँ से आपके प्रश्न 9 से लेकर प्रश्न जो टोटल इसके आगे जो 25 प्रश्न है ना, 23-24 प्रश्न तक, वो आपके 2 अंकों के होते हैं। तो उन 2 अंकों के प्रश्नों को कितने शब्दों में आपको लिखना है वो आपको इससे पता चलेगा। ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना। जैसे कि यहाँ पूछा गया प्रश्न नंबर 9, मृदा प्रदूषण क्या है? 2 मृदा प्रदूषकों के नाम लिखिए। तो मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखनी है, साथ में 2 मृदा प्रदूषकों के नाम लिखनी है। देखो, प्रदूषक क्या होते हैं? प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण प्रदूषण फैलता है। तो और पूछा जाए प्रदूषण क्या है, तो वे अवांछनीय पदार्थ जो वातावरण में मिलते हैं जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण होता है वो कहलाता है प्रदूषण। तो प्रदूषण और प्रदूषक, इन दोनों की परिभाषाओं को भी आपको याद करना, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। तो इसमें देखा जाएगा मृदा प्रदूषण क्या है। तो मृदा प्रदूषण की परिभाषा, उत्तर है मृदा प्रदूषण मृदा से होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। तो ये मृदा में होने वाले जो प्रदूषण है उसको क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक पदार्थ, रसायन और फैक्ट्रियों के अपशिष्ट उसके मिलने पर होता है, जिससे मृदा की उपज क्षमता में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखो, इसके 2 मृदा प्रदूषकों के नाम लिखना। तो मृदा प्रदूषकों के नाम इसमें नहीं दे रखा, तो आप ऐसे लिख सकते हो मृदा प्रदूषक 2 कौन कौन से, जैसे कि कचरा है ना, इधर उधर शौच करना है तो उससे भी मृदा प्रदूषण होती है, या फिर कीटनाशकों का प्रयोग है ना, कृमिनाशकों का प्रयोग है खेतों के अंदर, उससे मृदा प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर कीटनाशक और रसायन और फैक्ट्रियों के अपशिष्ट लिखे हुए हैं, तो ये इसके उदाहरण के रूप में भी आ सकते हैं। प्रश्न 10 है शुष्क धुलाई को परिभाषित करें। 2 वस्त्रों के नाम लिखिए जिनकी शुष्क धुलाई करनी चाहिए। उत्तर है सूखी धुलाई या शुष्क धुलाई में कार्बनिक विलायकों का प्रयोग होता है। यह ऊनी, रेशमी, रेयन और इसी प्रकार के अन्य वस्त्रों के लिए उपयोग की जाती है। इससे धुलाई जल्दी तथा अच्छी होती है और वस्त्रों में रेशे और रंगों की कोई क्षति नहीं होती। प्रश्न 11 है डव टेलिंग से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ
क्या है, यानी कि इसका क्या लाभ है। तो डव टेलिंग क्या है, तो डव टेलिंग को हिंदी में सामंजस्य कहते हैं, है ना। तो डव टेलिंग भी आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, डव टेलिंग या सामंजस्य दोनों का मतलब एक ही है। सामंजस्य या डव टेलिंग, एक ही समय पर दो या दो से अधिक कार्यों का किया जाना सामंजस्य या डव टेलिंग कहलाता है। जैसे बर्तन धोते समय हम संगीत का आनंद ले सकते हैं, कार्यों में सामंजस्य या तालमेल बनाकर समय बचाया जा सकता है। प्रश्न 12 है, गृह विज्ञान के 4 विशेष विषयों की सूची बनाइए। तो गृह विज्ञान के 4 विषय या विशेषज्ञ का क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ उत्तर है, गृह विज्ञान के 4 विषयों की सूची इस प्रकार है। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ आ सकता है, विशेषज्ञों की है ना, जो विशेषज्ञ क्षेत्र है, विशेषज्ञता के क्षेत्र है उसकी सूची पूछ सकता है, या फिर आप विशेष विषयों के बारे में पूछ सकता है, मतलब एक ही है। तो पहला है भोजन तथा पोषण, दूसरा है कपड़ा तथा वस्त्र विज्ञान, तीसरा है मानव विकास तथा विस्तार, चौथा है संसाधन प्रबंधन, पांचवा है संप्रेषण। तो ये गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र है जो आपको याद रखने हैं। यह आपके चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, कंपोस्टिंग कचरा निपटान का एक तरीका है, समझाइए। जो कंपोस्टिंग कचरा होता है, कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाना, जैसे कि बगीचे में बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो गया तो उस पत्तियों को इकट्ठा करके गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, उस पर जो ना राख वगैरह डाल दी जाती है ना, तो नीचे के जो दबा हुआ कचरा है वो धीरे धीरे गल के और वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको बगीचे के पेड़ पौधों में डालने के काम में लिया जाता है। तो कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद कूड़े को बगीचे के एक कोने में के गड्ढा खोदकर डाल दिया जाता है। धीरे धीरे निचली परतें खाद बनती जाती है। ये खाद घर में या खेतों में उगाने वाले पौधों के लिए ही अच्छा होता है, और क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता, ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। प्रश्न संख्या 14 है, धब्बा छुड़ाते समय ध्यान रखने हेतु 4 बातें लिखिए। तो उत्तर है, कपड़े से दाग धब्बे छुड़ाते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, दाग को उसी समय निकाल लेना चाहिए जब दाग ताज़ा हो। दूसरा है, पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दाग किस वस्तु का है। तीसरा है, दाग निकालने वाले ऐसे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जो वस्त्र को हानि नहीं पहुंचाते। तो पहले तो हमें सुनिश्चित करना कि दाग किस प्रकार वस्तु का है। दाग निकालते समय दाग को ताज़ा ही निकाल लो, है ना। और साथ में दाग जो है ये पता होना चाहिए कि वो किस वस्तु का लगा हुआ है और वो वस्तु को हानि तो नहीं पहुंचाएगा। जो दाग निकालने वाले पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थों का, उससे हमें ये ध्यान रखना है कि वो कपड़े को नुकसान ना पहुंचाए। चौथा है, दाग निकालने के पश्चात कपड़े को बार बार पानी से साफ करें। प्रश्न 15 है, आप अपने भाई को दैनिक सफाई के लिए किन 4 क्रियाओं को करने के लिए कहेंगे। इसका उत्तर है, दैनिक सफाई के लिए 4 क्रिया निम्न है। पहला है फर्श पर झाड़ू और पोछा लगाना, दूसरा है प्रातःकाल बिस्तर ठीक करना, तीसरा है वस्तुओं को व्यवस्थित करना, चौथा है दरियों की सफाई करना। प्रश्न 16 है, मानवीय और अमानवीय संसाधनों में अंतर बताइए। तो यहाँ प्रश्न ये भी पूछ सकता है, मानवीय और गैर मानवीय संसाधन में क्या अंतर है। ठीक है, तो अमानवीय मतलब गैर मानवीय संसाधन भी कहलाते हैं, या उसको अमानवीय संसाधनों को भौतिक संसाधन भी कहते हैं। तो मानवीय या भौतिक संसाधनों में अंतर बताइए, मानवीय गैर मानवीय संसाधनों में अंतर बताइए, या फिर मानवीय अमानवीय संसाधनों में अंतर बताइए। तो प्रश्न कैसे भी वो पूछ सकता है, और साथ में इसका उदाहरण भी पूछ सकता है। तो मानवीय संसाधन, तो मानव संसाधन वे संसाधन है जो मनुष्य के गुण होते हैं और उनका प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। समय, ऊर्जा, ज्ञान और कौशल मानव संसाधन के उदाहरण है। अमानवीय संसाधन, जिसको हम गैर मानव संसाधन भी कहते हैं, तो गैर मानव संसाधन एक व्यक्ति के भी हो सकते हैं और समाज के भी हो सकते हैं। इन्हें दूसरे लोगों के साथ बांटा जा सकता है। भूमि, सामुदायिक पार्क, कुर्सी अमानवीय संसाधनों के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 17 है, आपका भाई गृह कार्य में हमेशा पीछे रहता है, उसे समय सारणी बनाने के लाभ बताइए। इसका उत्तर है, समय सारणी बनाने के लाभ निम्न हैं। समय पर सभी कार्य पूर्ण होंगे, समय और ऊर्जा की बचत होगी, मनोरंजन के लिए समय मिलेगा। समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन कार्य करते हैं तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 18 है, 4 माह की आयु में बच्चे को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं और इन टीकों से कौन सी बीमारियों की रोकथाम होती है। तो इसका उत्तर है कि टीके का नाम जो 4 माह की आयु तक लगाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो 4 माह की आयु में जो बच्चों को टीके लगाते हैं वो है टीके का नाम और फिर बीमारी का नाम। वो टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है। तो पहला है BCG, ये टीका जो है तपेदिक, ये टीबी की बीमारी के लिए लगाया जाता है। अगला है DPT, जो कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या काली खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है। हेपेटाइटिस B, ये हेपेटाइटिस और पीलिया के लिए लगाया जाता है। खसरा, ये खसरे के लिए लगाया जाता है। और MMR, ये मम्स, खसरा, रुबेला आदि बीमारी के लिए लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, किशोर अवस्था के दौरान लड़कों में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन बताइए। तो यहाँ पर देखो, लड़कों में भी पूछ सकता है और लड़कियों में भी पूछ सकता है, या दोनों में ही पूछ सकता है, ठीक है।
तो उत्तर है किशोर अवस्था के दौरान लड़कों में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन निम्न हैं। पहला, कंधों का चौड़ा होना। दूसरा, आवाज़ में भारीपन। तीसरा, चेहरे के बालों का बढ़ना। चौथा, मांसपेशियों का विकास होना। तो ये देखो, ये जो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं उतारोगे, ओनली आपको आंसर ही लिखना है और इस तरह से आपको आंसर देना है। ये नहीं कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ये नहीं है कि उसको बहुत ही विस्तार से लिखना, जितना पूछा जाए उतना आपको आंसर लिखना है। प्रश्न संख्या 20 है, आप अपने वस्त्रों की धुलाई कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है, वस्त्रों की धुलाई के निम्न चरण के अनुसार करते हैं। पहला, भिगोना, हम भिगोते हैं। फिर धोना, मसलना, रगड़ना, खंगालना, निचोड़ना, सुखाना, फिर इस्त्री करना और फिर संभाल कर रखना। प्रश्न 21 है, आप अपने घर के आर्थिक कार्यों की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है, घर के आर्थिक कार्य इस प्रकार है। पहला है पैसे की कीमत समझना, समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाना, सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना। तो आर्थिक कार्य है, सामाजिक कार्य है ना, हमारे घर के क्या कार्य है, यानी कि इसमें हमारा जो घर है वो घर हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसमें हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं, तो शिक्षा संबंधी उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, आर्थिक कार्य क्या होते हैं, सामाजिक कार्य उसमें क्या होते हैं, वो सभी वो हमें सुरक्षा किस तरह से देता है वो हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आर्थिक कार्य पूछा गया है। तो आर्थिक कार्य में घर हमें पैसों की कीमत समझाता है, समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाता है। अगर किसी को अच्छा घर होता है तो लोग उसकी बड़ाई करते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ लोग सुंदर घर, तो इसका मतलब ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, और उसके सामाजिक आर्थिक स्तर को भी ऊंचा उठाता है। प्रश्न 22 है, आपके परिवार में रिश्तों को दृढ़ करने वाले 4 कारक चिन्हित कीजिए। रिश्ते यानी कि आपस के जो फैमिली में जो रिश्ते होते हैं वो मजबूत बने, दृढ़ यानी मजबूत करने के कोई 4 चिन्ह लिखने हैं। परिवार में रिश्तों को दृढ़ करने वाले 4 कारक निम्न हैं। पहला है अपने कर्तव्यों के ज्ञान होना। दूसरा है दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखना। तीसरा है आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद करना। चौथा है सभी का सम्मान करना और विनम्रता से बात करना। प्रश्न 23 है, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि शिशुओं की हड्डियों का विकास उचित तरीके से हो रहा है या नहीं? तो इसका उत्तर है, हड्डियों के विकास में हड्डियों के आकार में वृद्धि तथा उसकी संरचना में परिवर्तन है। अस्थि विकास या हड्डियों के सदृढ़ होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से बाल्य अवस्था में होती है। शिशुओं की हड्डियों को आसानी से विकृत किया जा सकता है क्योंकि वे बहुत नरम होती है। शिशु अपनी पूर्ण शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य कर पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि शिशु की हड्डियों का विकास उचित तरीके से हो रहा है, ये हम उससे पहचान सकते हैं। प्रश्न 25 है, कार्य सरलीकरण करने के लिए विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। कार्य को सरल करने के लिए हम कार्य को जो भी हमारे पास काम होते हैं उसको हम आसानी से कैसे करें, उसको सरल कैसे बनाएं? तो इसका उत्तर है, कार्य सरलीकरण के तरीके निम्न है। पहला है कार्य को बेहतर क्रम में करें। कार्य को उचित क्रम में करना चाहिए। कुछ कार्यों को अन्य कार्यों से पहले तथा कुछ कार्यों को अन्य कार्यों के बाद में करना चाहिए। देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सूची पूछी है, तरीके पूछे, उसमें उसके बारे में भी कुछ थोड़ा थोड़ा लिखना है। जैसे कि पहला पॉइंट है कार्य को बेहतर क्रम में करें, तो बेहतर क्रम से करें तो ये आपको क्या करना है, इसमें इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन होता तो फिर आप क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। या 3-4 पॉइंट पूछते हैं कि कार्य सरलीकरण करने के लिए कोई 2 तरीके बताइए या कोई 4 तरीके बताइए, तो इस तरह से थोड़ा सा विस्तार से पूछ लेता वो, है ना। तो उतना ही उत्तर आपको देना होता है। लेकिन अब ये 25वां क्वेश्चन है तो ये लमसम आपके जो है 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो कार्य को बेहतर क्रम में कर सकते हैं। दूसरा है सही मुद्रा का प्रयोग करके। उदाहरण के लिए पढ़ाई करते समय आपको कुर्सी पर सीधी मुद्रा में बैठना चाहिए। गलत मुद्रा में बैठकर पढ़ाई करने से गर्दन में दर्द होने लगता है। प्रश्न पॉइंट 3 है, श्रम बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करके। तो हम कार्य को सरल करने के लिए श्रम बचाने वाले हम उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे घर में मिक्सी है ना, वॉशिंग मशीन है, इनका हम प्रयोग करते हैं। श्रम बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करने से कार्य जल्दी पूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए मसालों को पीसने के लिए मिक्सी का उपयोग करना। प्रश्न 26 है, भोजन का पोषक मान बिना खर्च बढ़ाए किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? विभिन्न विधियों के नाम लिखिए और किसी एक का वर्णन कीजिए। अब देखो, भोजन का पोषक मान यानी भोजन में पोषक तत्वों की वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं बिना कोई खर्चा बढ़ाए, ठीक है। कुछ विधियों के भी नाम लिखना है। तो उत्तर है, भोजन के पोषक तत्वों में सुधार लाने की प्रक्रिया को पोषण संवर्धन कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन, है ना, संवर्धन कहते हैं। हम निम्न पद्धतियों द्वारा भोजन के पोषक तत्वों में सुधार ला सकते हैं। पहला है संयोजन यानी खाद्य मिश्रण द्वारा। दूसरा है किण्वन यानी खमीर उठाना। तीसरा है अंकुरण। अब हमें एक के बारे में लिखना है, कोई एक विधि के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो संयोजन है 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थों को मिलाकर उसके पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना संयोजन कहलाता है। हम 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थों को मिलाकर हम पौष्टिक तत्वों को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो आप चावल बना रहे हो, है ना, नमकीन चावल बना रहे हो, तो उसमें आपने मटर भी डाल दिया, अन्य कोई सब्जियाँ डाल दी, है ना, मसाले डाल दिए, ठीक है। तो इससे उसके पोषक तत्वों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और एक आप ऐसे ही कोरे चावल बनाते हैं तो उसमें पोषक तत्वों में वृद्धि नहीं हो पाती। तो 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थों को मिलाकर उसके पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना संयोजन कहलाता है।
कहलाता है। एक ही भोजन सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध नहीं करा पाता है, इसलिए हम विविध प्रकार का भोजन खाते हैं। दाल तथा चावल को मिलाकर बनने वाली खिचड़ी में अगर प्याज, मटर, टमाटर जैसी सब्जियां मिलाई जाए तो उसकी पौष्टिकता बढ़ती है। तो ये हो गया संयोजन। इसी प्रकार की अगर आपको अंकुरण के बारे में पूछे तो अंकुरण भी यही होता है कि रात भर हम किसी भी जो साबुत अनाज है, जैसे कि चना है ना, दाल है, साबुत जो मूंग है, उनको हम 8-10 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। फिर जो भीग जाएंगे, थोड़ा नरम पड़ जाएंगे, तो फिर हम उसको जो है नम कपड़े के अंदर यानी गीले कपड़े के अंदर 10-12 घंटे के लिए बांध कर रखेंगे। तो उस कपड़े को गीला रखना है हमें, हल्का सा वो गीला होना चाहिए। बांध के रखेंगे तो हमें देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए, यानी वो उग जाते हैं। तो ये अंकुर, उसे कहते हैं अंकुरण करना। और वो जो अंकुरण किए हुए जो दालें होते हैं, है ना, वो जो साबुत अनाज होता है अंकुरण किया हुआ, वो बहुत ही पौष्टिक होता है। प्रश्न 27 है, मटर को घर में किस प्रकार संरक्षित करेंगे, संक्षिप्त में समझाइए। तो उत्तर है मटर के दानों को घर में संरक्षित करने की विधि इस प्रकार है, यानी कि इसको कहते हैं हिमीकरण, क्योंकि मटर का हिमीकरण ही हमें करना होता है। जब मटर के सीजन में मटर बहुत सारे आते हैं तो ऑफ सीजन के लिए हम उसको हिमीकरण करके रख सकते हैं। तो पहला है लगभग 1 किलो मटर के दाने लें। दूसरा, एक बर्तन में इतना पानी ले कि मटर के दाने पूरी तरह से डूब जाए। पानी में छोटा चम्मच नमक डालकर उबालने के लिए रख दें। तीसरा है मटर को उबलते हुए घोल में 2 मिनट के लिए डुबो दें। चौथा, मटर को प्लेट में डालकर 10 से 15 मिनट डालकर ठंडा होने दें। पांचवा है पॉलीथीन की थैली में मटर को पैक कर दें। मटर की थैलियों को फ्रीजर में रख दें और जब आपको आवश्यकता हो वो मटर की थैली फ्रीजर से निकालो, कमरे के तापमान के लिए 1-2 घंटे के लिए रखो, फिर उसको आप उपयोग में ले सकते हो। प्रश्न 28 है, एक परिवार के लिए व्यय का लेखा जोखा या लेखा खाता बनाए रखना क्यों आवश्यक है। तो एक परिवार के लिए व्यय यानी खर्चे का लेखा खाता बनाना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर है व्यय योजना। तो ये क्या आती है, व्यय योजना के अंतर्गत ही आती है, यानी आप घर में जो खर्चा हो रहा है उसके लिए आपने पूरा लिस्ट बना रखी है क्या क्या खर्चा है, तो ये इसको बोलते हैं व्यय योजना कि कहाँ कहाँ आप बस अपने आय को, अपनी इनकम को खर्च करते हो। विभिन्न प्रयोजनों के लिए धन को खर्च करने की प्रक्रिया को व्यय योजना कहते हैं। यह परिवार की कुल आय पर आधारित होता है। किस पर आधारित होते हैं, परिवार की कुल आय पर। व्यय का लेखा खाता निम्न कारणों से बनाए रखना आवश्यक है। पहला, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। जब हम व्यय का, हमें खर्चे का पता रहता है तो हम उसमें बचत भी कर सकते हैं, जिससे हमारी भविष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। हमें पता चलता है कि किस वस्तु पर कितना खर्च करना है। भविष्य की आवश्यकताओं की योजना बना पाएंगे। चौथा है पुरानी कीमतों की तुलना नई कीमतों से कर पाएंगे। जब हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो पुरानी कीमत उस वस्तु की क्या थी, अभी वही वस्तु किस कीमत में मिल रही है, जब हमारे पास वही योजना होगी, लिखा हुआ होगा उसके बारे में, तो हम पता कर सकते हैं, आय और व्यय का सटीक आवंटन कर पाएंगे। आप सभी अपने अनुसार उदाहरण देकर पॉइंट का वर्णन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अनुसार जो उदाहरण दे सकते हो। प्रश्न 29 है, उपभोक्ता सहायक क्या है। उपभोक्ताओं के लिए कौन कौन सी सहायता उपलब्ध है, सूची बनाइए। तो उपभोक्ता सहायक क्या है। उत्तर है उपभोक्ता सहायक वे सभी वस्तुएं जो आपको उत्पाद के संबंध में सूचना उपलब्ध कराते हैं, उपभोक्ता सहायक तत्व कहलाते हैं। वे वस्तु के चयन के संबंध में सहायता व मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं जिसे वे खरीदना चाहते हैं। तो उपभोक्ता सहायक वही होती है जो वस्तुओं के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है, आपको चयन करने में और उस वस्तु का मार्गदर्शन उपलब्ध करवाते हैं। तो अब कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला है लेबल में वह वस्तु के बारे में सभी जानकारी लिखी होती है। हमें लेबल को अच्छी तरीके से पढ़कर वस्तुओं को खरीदना चाहिए। उत्पाद में दिए निर्देश के अनुसार वस्तु का प्रयोग करें। दूसरा है पैकेज युक्त वस्तुएं सुरक्षित होती है, इसमें मिलावट की संभावना बहुत कम होती है। ये पैकेज वस्तु को अनेक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। पैकेज यानी पूरी पैकेजिंग करना, पैक करना। तीसरा है विज्ञापन के द्वारा हमें बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन किए जाते हैं। आपको आंख बंद कर विज्ञापन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चौथा है कानून। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं। जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। आप मामूली शुल्क का भुगतान करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, किसी को प्राथमिक चिकित्सा देते समय आप कौन से नियमों का पालन करेंगे। उत्तर है प्राथमिक चिकित्सा देते समय निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, सर्वप्रथम हमारे पास प्राथमिक उपचार पेटी होनी चाहिए। दूसरा है पीड़ित को आसपास की भीड़ को हटा देना चाहिए। जिन पीड़ित के आसपास जो भी भीड़ है उसको हटा दें। पीड़ित को सांत्वना देना चाहिए। चौथा है प्राथमिक उपचार समय गवाए बिना तत्काल प्रदान करना चाहिए। पांचवा है सर्वप्रथम उन चोटों का उपचार करें जो घातक हो सकती है।
छठा है प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। सातवां है तुरंत ही चिकित्सक को फोन करके बुलाए। आठवां है अस्पताल जाने का नज़दीक का छोटा रास्ता मालूम होना चाहिए। तो ये प्राथमिक उपचार देते समय आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 31 से लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपकी स्थानीय सरकार क्या क्या उपाय कर सकती है। तो सामुदायिक जो सरकार है, स्थानीय सरकार है, वो लोगों की जो है स्वास्थ्य के लिए क्या क्या काम करती है। तो इसका उत्तर है अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्थानीय सरकार के द्वारा निम्न उपाय किए जाते हैं। पहला है टीकाकरण। देखो आपकी स्थानीय सरकार है वो टीकाकरण उपलब्ध करवाती है, टीके लगवाती है समय समय पर बच्चों के। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाती है। तीसरा स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था करती है। चौथा चिकित्सा सुविधा, आसपास में आपके छोटे छोटे अस्पताल खोले जाते हैं, है ना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती है। पांचवा कूड़े कचरे का निपटान भी वो करवाती है। तो अब एक एक के बारे में हमें लिखना है क्योंकि ये उत्तर आपका 4 नंबर का होगा, तो उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ये प्रश्न भी पूछा क्या क्या उपाय करती है, तो आपको थोड़ा विस्तार से लिखना है। तो अब टीकाकरण, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पतालों में शिशु या गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में टीके लगाए जाते हैं जिससे दोनों को आने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। इसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम चला जाता है। दूसरा है पल्स पोलियो अभियान। राष्ट्रीय पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की बीमारी से बचाव के लिए पल्स पोलियो का कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके लिए रविवार का दिन निर्धारित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पल्स पोलियो का दिन कौन सा होता है, तो रविवार का। तो कभी बार MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्स पोलियो के लिए दिन कौन सा चुना गया है। पॉइंट अगला है स्कूलों में मिड डे मील। बढ़ते हुए बच्चों को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों में मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन की व्यवस्था की गई है। चौथा है चिकित्सा सुविधा। जन स्वास्थ्य को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों की स्थापना। सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक कम दाम पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कूड़े कचरे का निपटान, स्वच्छ अभियान के अंतर्गत साफ सफाई तथा कूड़े कचरे का निपटान किया जाता है। घर तथा आस पड़ोस के कचरे की व्यवस्था और उसको निर्धारित स्थान पर फेंकना चाहिए। प्रश्न 32 से किस प्रकार वातावरण और आनुवंशिकी बालकों के विकास को प्रभावित करता है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला आनुवंशिकता, वातावरण, पोषण, सीखने का अवसर। तो अब हमें क्या पूछा है कि किस किस तरह से ये जो कारक है वो बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो पहला है आनुवंशिकता और वातावरण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचते हैं बच्चे में, है ना, उसको कहते हैं आनुवंशिक। उसके विकास में भिन्नता का कारण इसके माता पिता है। बच्चों के आसपास जो कुछ भी होता है वह उसका वातावरण होता है। वे अपने वातावरण से ही सब कुछ सीखता है। यदि बच्चे को अच्छा वातावरण मिलेगा तो उसका विकास अच्छे से होगा। उदाहरण के लिए यदि बच्चे में वंशानुगत रूप से संगीत का गुण विद्यमान है तो भी उस गुण को तब तक विकसित नहीं किया जा सकता जब तक कि संगीत के प्रशिक्षण के रूप में उससे उचित अवसर उपलब्ध न कराया जाए। दूसरा है पोषण। बहुत अधिक खाना तथा बहुत कम खाना यह शारीरिक विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बच्चों को संतुलित आहार लेना चाहिए, उससे बच्चे में उच्च स्तर का विकास होता है। तीसरा अवसर। यदि बच्चे को एक दूसरे से घुलने मिलने व बातचीत का अवसर मिलेगा तो वह ज़्यादा सीखेगा। चौथा है आर्थिक कारक। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे, इससे कुपोषण हो सकता है। तो अब यहाँ तो क्या पूछा है कि आनुवंशिकता वातावरण का महत्व ही लिखना है आपको। तो आपको पूरा ना लिख के ये तो सारे पॉइंट इसमें बताए गए हैं कि विस्तार से पूछा जाए कि बच्चों के विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है, तो आपको ये चीज़ें लिखनी है। लेकिन आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में पूछा तो आपको सिर्फ आंसर यहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण संबंधी ही देना है। प्रश्न 33 से शैशवावस्था के दौरान शारीरिक आकार, लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है शैशवावस्था के दौरान शारीरिक आकार, लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन निम्न हैं। पहला है शारीरिक आकार। बाल्यावस्था के दौरान शिशु को लंबाई तथा वजन के आधार पर मापा जाता है। जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु के शरीर के आकार में किसी अन्य अवधि की तुलना में अधिक परिवर्तन होते हैं। तो हमने देखा कि जो आरंभिक वर्ष होता है शिशु का, यानी कि जन्म लेता है 2 साल में, वो कितना थोड़ा बड़ा दिखने लग जाता है, यानी 2 साल के अंदर उसमें कितना चेंजिंग हो जाता है। लंबाई। जन्म के समय एक औसत शिशु का माप 21 इंच, 1 वर्ष की आयु पर 28 से 30 इंच, 2 वर्ष की आयु पर 32 से 34 इंच एवं जन्म के समय लंबाई का लगभग 2 गुना होता है। वजन। एक औसत भारतीय नवजात शिशु का वजन लगभग 2.5 से 3.25 किलोग्राम होता है, यानी कि 2.5 किलो से लेकर 3.25 किलो के आसपास उसका वजन होता है। 4 माह की आयु में बच्चे का वजन जन्म के समय के वजन से दुगुना होता है और पहले वर्ष की समाप्ति तक तिगुना हो जाता है। प्रश्न 34 से आपके अनुसार
हम सभी में कौन से आधारभूत मूल्यों का होना आवश्यक है? तो हमारे अनुसार निम्न मूल्य होना आवश्यक है। पहला, ईमानदारी व निष्ठा से अपने कार्य को करना, समय का पालन करना, झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आदर करना व छोटों को स्नेह दे करना, अनुशासन का पालन करना, कार्य के प्रति आदर, नए कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहना। आठवां, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, कार्य को पूरा करने में कुशलता। ठीक है, तो आपको इनका उदाहरण देकर भी आप लिख सकते हो। प्रश्न 35 है, किसी गृहिणी को भोजन व्यवस्था के कौन से कौशल आने चाहिए? तो उत्तर है, गृहिणी को भोजन व्यवस्था के निम्न कौशल आने चाहिए। देखो, आपको जो है, जो ये जो प्रश्न है वो आपको आंसर शीट में नहीं उतारना है, आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है। उत्तर है, गृहिणी को भोजन व्यवस्था में निम्न कौशल आने चाहिए। पहला है, भोजन को पकाते समय पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का ज्ञान। दूसरा है, परिवार को ध्यान में रखते हुए भोजन नियोजन का कौशल। तीसरा है, भोजन में विविधता लाने का कौशल। चौथा है, भोजन पकाने की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, उपयोग न होने वाली जड़ सब्जियों जैसे गाजर, मूली की पत्तियों का प्रयोग की क्षमता। छठा है, बचे हुए भोजन का प्रयोग करने की कुशलता। और सातवां है, परिवार के सदस्य की आवश्यकता तथा पसंद के अनुसार भोजन पदार्थों को शामिल करना चाहिए। तो ये एक गृहिणी में कुशलता होनी चाहिए कि वो भोजन का नियोजन कर सके, बचे हुए भोजन का भी उपयोग कर सके। ठीक है, और जड़ सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली और पत्तेदार सब्जियां होती है, उनके पत्तियों का भी इस्तेमाल करना उसको आना चाहिए। परिवार की पसंद नापसंद के अनुसार वो भोजन बनाए। प्रश्न 36 है, वस्त्र निर्माण के लिए प्रयोग होने वाली सादी बुनाई की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, सादी बुनाई। बुनाई, वस्त्र बुनाई की वह विधि है जिसमें ताना एवं बाना नामक दो भिन्न तथा परस्पर लंबवत धागों का समूह को आपस में गूंथकर वस्त्र बनाया जाता है। साधारण बुनाई सबसे आसान बुनाई होती है। एक ताना सूत एक बाने सूत ऊपर से एक ताना सूत एक बाने के ऊपर से तथा नीचे से निकालकर बुना जाता है। कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन साधारण बुनाई द्वारा किया जाता है। यह बुनाई की एक किफ़ायती प्रक्रिया है और प्रिंटिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आर्गेंडी और पॉपलिन कपड़े साधारण बुनाई द्वारा होता है। तो देखो, आपने कपड़े में देखा होगा इस तरह से बुनाई की जाती है कपड़े के अंदर, है ना। एक बाना यानी कि जो खड़ा हुआ है इसको तो हम बोलेंगे ताना। तो ये जो खड़ी हुई जो है ना धागा होता है उसको हम बोलेंगे ताना, और आड़े हुए लेटे हुए सूत को हम क्या बोलेंगे? बाना बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से इसमें जो है कढ़ाई की जाती है, बुनाई की जाती है। तो आप कपड़े को, अगर इस तरह का कोई कपड़ा, जैसे आपको कॉटन का कपड़ा है, पॉपलिन है, सूती कपड़ा है, उसको आप गहराई से देखोगे उनको धागों को कि किस तरह से बुना गया है। अगर उसकी बुनाई इस प्रकार की है तो इसका मतलब वो कौन सी बुनाई है? साधारण बुनाई है। तो ये आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन आपके जो एग्जाम पेपर में आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको भी आप पढ़ के जाइएगा। कई बार प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।